चलिए आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बाजीराव प्रथम, आधुनिक भारत का इतिहास। इससे रिलेटेड हम टॉपिक है बाजीराव प्रथम। इनके बारे में हम जानेंगे। वैसे इनके बारे में एक पिक्चर भी बन चुकी है, बाजीराव मस्तानी। पिक्चर भी अच्छी थी, बट इनका जो क्या कहते हैं, वैसे कैरेक्टर जो है कई एग्ज़ाम में एसएससी हो गया, आईएएस पीसीएस, स्टेट लेवल एग्ज़ाम और सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम जो भी होते हैं उन पे इस पे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एक्चुअली में। देखिए बहुत अच्छी कहानी है, स्टोरी है। इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। 1720 में देखो 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया। यद्यपि वह केवल 19 वर्ष का युवक था, परंतु उसकी सूझबूझ अद्भुत थी। उसे अपने पिता से कूटनीति तथा प्रशासन में बहुत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। बाजीराव के सन्मुख कार्य बहुत कठिन था। दक्षिण के निजाम उसके तथा सरदेशमुखी प्राप्त करने के अधिकार को चुनौती दे रहा था। स्वराज का एक बड़ा भाग जंजीरा के सदियों के अधीन था। शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के शंभूजी साहूजी के सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे तथा अन्य मराठा सरदार स्वायत्तता प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो बाजीराव ने एक सफल खिलाड़ी की नाई इन सब गुत्थियों को सुलझा लिया। उसने दक्कन में अपनी सर्वोच्चता पुनः स्थापित कर ली और उत्तर विजय की योजना बनाई। उसने मुग़ल साम्राज्य के भावी पतन में मराठों के लिए लाभ उठाने का निश्चय किया और साहू को इन शब्दों से ललकारा। क्या कहा देखिए, अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें। ये मराठाओं की हुंकार थी, जैसे हम कह सकते हैं, और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर ली। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, ये उनका कहना था। और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। कृष्णा नदी से और अटक तक फहराने लगेगी। साहू इस तरुण पेशवा की ललकार से अति प्रभावित हुए और बोले, नहीं, आप निश्चय ही इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। आप सत्य ही योग्य पिता के पुत्र हैं। बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया ताकि अन्य हिंदू राजे इस योजना में मुग़लों के विरुद्ध इनका पक्ष लें और साथ दें। देखो निजाम के साथ मराठाओं का क्या संबंध था, कैसे संबंध स्थापित हुआ, किस तरह की उसमें संधि हुई, आइए थोड़ा हम जान लेते हैं। देखो आसफ जाह निजामुल मुल्क जो आसफ जाह निजामुल मुल्क जो थे 1713 से लेकर 1715 तक उनका मतलब, और 1720 से 1721 तक दक्कन का वायसराय रह चुका था और 1724 में पुनः दक्कन में आ विराजमान हुआ। चूँकि वह स्वयं एक स्वायत्त राज्य बनाना चाहता था, वह मराठों से ईर्ष्या करता था और उसने इस प्रश्न को हल करने के लिए कूटनीति अपनाई, यह जानते हुए कि वह मराठों के देश में जीत नहीं सकता। उसने कोल्हापुर गेट को प्रोत्साहित कर मराठों के बीच फूट डलवाने का प्रयत्न किया। अब 1725 से लेकर 1726 में बाजीराव कर्नाटक गया हुआ था, तो उसने शंभूजी की सैनिक सहायता की और साहू को अपने अधीनता स्वीकार कराने में लगभग सफलता प्राप्त की। परंतु पेशवा ने लौटकर इस बिगड़ी परिस्थितियों को संभाल लिया और 17 मार्च 1728 को पालखेड़ के समीप निजाम को करारी हार दी। उसे मुंगी सिवा गांव को संधि मानने पर बाध्य कर दिया, जिसके अनुसार निजाम ने साहू को चौथ तथा सरदेशमुखी
देना, शंभूजी को सहायता न देना और विजित प्रदेश लौटाना तथा बंदी छोड़ देना स्वीकार किया। निजाम की इस हार से दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और उनका पूर्व तथा दक्षिण में प्रसार करना अब केवल समय का प्रश्न था। शंभूजी के षड्यंत्र असफल हो गए और अंत में उसने वारना की संधि, यानी कि जो वारना की संधि हुई थी, जो 17 अप्रैल 1731 से शाहू की अधीनता स्वीकार कर ली। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे सब लोग जो बाजीराव की कूटनीति तथा सैनिक नेतृत्व का लोहा मान गए और उन्होंने अपने स्वप्न साकार करने का प्रेरणा मिली इससे। ठीक है, जो संधि हुई थी, ठीक है, उस संधि से क्या कहते हैं, दक्षिण प्रसार में जो क्या कहते हैं, उन्होंने अपना राज फैलाना शुरू किया और शंभूजी के षड्यंत्र से असफल हो गए और अंत में उन्होंने जो संधि हुई वो शाहू जी की अधीनता स्वीकार कर ली और सब लोग बाजीराव की कूटनीति तथा सैनिक नेतृत्व का लोहा मान गए थे और उन्हें अपना स्वप्न साकार करने की प्रेरणा मिली। गुजरात तथा मालवा विजय देखो कब हुई, 1573 में। अकबर की गुजरात विजय के पूर्व ही गुजरात भारत, पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, और 1705 में खांगेराव दभाड़े के नेतृत्व में मराठों ने गुजरात पर एक धावा किया था और सैयद हुसैन अली और विश्वनाथ के बीच हुई बातचीत में मराठों ने गुजरात से भी चौथ प्राप्त करने का अधिकार मांगा था, परंतु वे असफल रहे थे। इसके पश्चात मराठों ने गुजरात पर अनेक अभियान किए तथा कई जिलों में चौथ ली। मुगल शासन लुप्तप्राय हो गया था और 1730 के मार्च मास में मुगल सूबेदार सरबुलंद खां ने बाजीराव के छोटे भाई चिमनाजी के साथ संधि की और जिसमें मराठों का चौथ तथा सरदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था, परंतु मुगल अधिकार की अंतिम कड़ी 1753 तक नहीं टूटी। ठीक है, इस तरीके से क्या कहते हैं, गुजरात मालवा विजय ये होती है। फिर आगे क्या हुआ देख लेते हैं। आगे हम मालवा उत्तर, देखिए मालवा जो था उत्तर भारत तथा दक्कन को जोड़ने वाली एक कड़ी थी। दक्कन तथा गुजरात को जाने वाले व्यापारी मार्ग यहाँ गुजरते थे और मराठों ने महाराष्ट्र में मुगलों के आक्रमण के प्रतिकार के रूप में मालवा पर 21वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में आक्रमण करने का आरंभ कर दिए थे और बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में मालवा के चौथ इत्यादि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करने का असफल प्रयत्न किया था। मतलब वो सफल नहीं हो पाए थे उसमें। ठीक है, मतलब मालवा के चौथ में वो बालाजी विश्वनाथ थे, वो अधिकार करना चाहते थे लेकिन असफल रहे, जो कूटनीति तथा बातचीत द्वारा प्राप्त नहीं हो सका और बाजीराव ने बाहुबल से प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उदाजी पवार थे तथा मल्लराव होलकर ने आक्रमणों से मुगल सत्ता की जड़ें उखाड़ डाली और सवाई जयसिंह, मोहम्मद खां बगैया तथा जयसिंह जैसे मुगल सूबेदार मराठों के आक्रमण को रोकने में असफल रहे तथा 1735 में पेशवा स्वयं उत्तर की ओर बढ़े और मालवा पर मुगलों की सत्ता लुप्तप्राय हो गई। इस तरीके से उन्होंने बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की विजय की। बुंदेले राजपूतों का एक कुल थे, इस तरह से उन्होंने, ठीक है, और दिल्ली पर आक्रमण किया था, भोपाल का युद्ध जीता। ठीक है, ये। अब अगर हम बाजीराव के मूल्यांकन की बात करें, ठीक है, देखो जो दिल्ली और आक्रमण किया वो 29 मार्च 1737 में जो मुगल सम्राट ने दिल्ली से भगाने को तैयारी कर ली थी और बाजीराव दिल्ली केवल 3 दिन ठहरा, परंतु सादत खां और मुगल सम्राट खोखलेपन का स्पष्ट प्रदर्शन हो गया। ठीक है, तो देखो बाजीराव का अगर मूल्यांकन किया जाए तो देखो, अगर बाजीराव के मूल्यांकन करने में क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। देखिए, बाजीराव एक महान योद्धा था, राजनीतिक राजमर्ग तथा राजनिर्माता थे। वास्तव में वह एक कर्मठ व्यक्ति तथा पूर्ण योद्धा थे। अपने पेशवा काल के 20 वर्ष तक वे गतिशील ही रहे, बढ़े चले और जा रहे थे और युद्ध जीत रहे थे। उन्हें लोग लड़कू पेशवा के रूप में स्मरण करते हैं और सत्य ही वह शक्ति का अवतार थे। वह तोपखाने के क्षेत्र में मराठों की कमजोरी को जानते थे, इसलिए वह शत्रु के सन्मुख आकर युद्ध कम करते थे। प्रायः शत्रु की रसद
संभरण काट देते थे, उसे झुकाने में सफल हो जाते थे। पाल, खेड़ तथा भोपाल में उन्होंने इसी नीति को अपनाया और उनकी सेना जो थी, प्रमुख विशेषता थी वो गतिशीलता, तीव्र गति ना, मोबिलिटी एंड स्पीड था। 1737 में दिल्ली पर हमला एक आश्चर्यजनक घटना थी। वह एक सफल सैनिक, महान नेता और सामरिक नीतिज्ञ थे। वह अपने आक्रमणों की योजना बहुत ध्यानपूर्वक बनाते थे। जिस प्रकार उन्होंने निजाम को 2 बार अपने चंगुल में फंसा कर हराया, उनकी अद्भुत विशेषता को दर्शाता है। वह जन्मजात नेता थे, गुण पारखी थे। उन्हें क्षमता थी कि उन्हें सिंधिया, होलकर, पवार, रेत्रगर और फड़के जैसे नेताओं की खोज निकाला। ठीक है, एक बार वह अपना चयन कर लेते थे तो फिर उस पर पूर्ण विश्वास रखते थे, जिससे वे कर्तव्य प्राण बनने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने जाट, राजपूत, बुंदेलों और अन्य हिंदू तत्वों की मुगल विरोधी भावनाओं का लाभ उठाया और सवाई जयसिंह जो थे, छत्रसाल की मित्रता से उन्हें बहुत लाभ हुआ। बाजीराव ने बृहद महाराष्ट्र की नींव डाली। राव बहादुर GS सरदेसाई लिखते हैं कि अब साहू एक छोटे से राज्य के राजा नहीं थे, जिनके अधीन एक भाषाभाषी लोग रहते हैं, जैसे कि उनके पिता अथवा पितामह के काल में था। अब वह एक दूर दूर तक विस्तृत तथा भिन्न प्रदेशों के महाराजा थे। मराठों के राज्य अब अरब सागर में बंगाल की खाड़ी तक फैला था और भारतीय रेखाचित्र के स्थान स्थान पर मराठा शक्ति के केंद्र थे और भारतीय शक्ति का केंद्र बिंदु अब दिल्ली नहीं, पूना बन गया था। डॉक्टर BG दिघे, जिन्होंने बाजीराव तथा मराठा शक्ति के प्रसार का विशेष अध्ययन किया, बाजीराव की अदूरदर्शिता के विषय में लिखते हैं। उन्होंने राजनैतिक संस्थाओं को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया, जिससे जनता को स्थायी लाभ होता है। मराठों में सामंतवाद की जो भावना शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उभरी, उसे उन्होंने नहीं रोका, अपितु वह स्वयं ही अपने समय के सबसे महान सामंत बन गए। इस प्रथा की हानियाँ तभी प्रत्यक्ष में आई जब मराठा शक्ति भारत में दूर दूर तक फैल गई। परंतु दूसरी ओर सर JN सरकार बाजीराव को रचनात्मक पूर्वदृष्टि, कंस्ट्रक्टिव फोरसाइट रखने वाला मानते थे। वह लिखते हैं कि यदि सर रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद को अप्रतिरोध्य सत्ता, अनचैलेंजेबल पोजीशन का केंद्र बना दिया, तो ठीक उसी समय में ठीक उसी प्रकार बाजीराव ने ऐसी सत्ता का केंद्र मराठा राज्य में बना दिया। ऐसा लगता है कि डॉक्टर दीघे कुछ कड़े आलोचक हैं। विघटन की जो शक्तियाँ सामने आई वह बाजीराव के उत्तराधिकारियों के कारण और संभवतः समकालीन स्थिति में ही निहित थी। वह हिंदू राष्ट्र की भावना को अधिक रूप में अनुसरण करते थे। देखिए, कुछ चुने हुए विचार हैं। रिचर्ड टेम्पल ने भी कुछ कहा, जैसे कि घुड़सवारी में बाजीराव से बाजी मारना बहुत कठिन था। जब उसके जो क्षेत्र में कठिनाई आती थी तो वह स्वयं को गोलियों की बौछार में झोंक देते थे। थकान वह जानते ही नहीं थे और अपने सैनिकों के साथ सब दुख झेलते थे। उन्हीं को मिलने वाला रूखा सूखा भोजन वह खाते थे। राष्ट्रीय उपक्रमों की वह हिंदुत्व के लिए मुसलमान तथा अपने नए प्रतिरोधी यूरोपीय लोगों के विरोध में अद्भुत प्रेरणा का प्रदर्शन करते थे। देखो, सबसे जो एकदम रोचक जो चीज़ लिखी है बाजीराव के बारे में, वो लिखी है किनकेड तथा पार्सनीज ने। देखो क्या कहते हैं, किसी भी मानदंड से नापें तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बाजीराव एक महान व्यक्ति थे। देखिए लिखा है, जज बाय एनी स्टैंडर्ड इट कैन हार्डली बी डिनाइड दैट द बाजीराव वॉज अ ग्रेट मैन। वह रोबीले व्यक्ति थे। वह गौर वर्ण और मुखाकृति अति रूपवान थी। ठीक है, और एक रोचक कथा आती है कि एक बार सम्राट मोहम्मद शाह ने उस व्यक्ति का जो उसके साम्राज्य को रौंद रहा था चित्र बनाने के लिए अपना एक चित्रकार भेजा। कलाकार ने घुड़सवार बाजीराव के सैनिक वेशभूषा में चित्र लाकर सम्मुख रख दिया और घोड़े की लगाम
जो घोड़े की लगाम थी घोड़े की पीठ पर ढीली पड़ी थी और व्यक्ति के कंधे पर खड्ग थी। जैसे वह घोड़े पर यात्रा कर रहा था, वह अपने हाथ से गेहूं की बालें मल मल कर खा रहा था और सम्राट भयभीत हो गया और व्याकुलता से निजाम से कहा कि यह तो प्रेत है, इससे संधि कर लो। और बाजीराव में वह माधुर्य नहीं था कि जिसके लिए है उसके वंशज विख्यात थे, वह अक्खड़ था। बाजीराव lacked attractive courtesy for which other members of his house were noted. His manners were overbearing. ठीक है, तो इस तरह से किटनेट एंड पार्सनीज के उनके बारे में लिखा है। तो इस तरह से देख सकते हैं बाजीराव का एकदम मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने चित्रण किया है। मतलब एक बहुत ही अच्छे राजा थे, रोबीले व्यक्ति थे, गौर वर्ण था, मुखाकृति अच्छी थी। ठीक है, मतलब बहुत ही युद्ध क्षेत्र में चाहे कोई भी कठिनाई आई, अपने गोलियों की बौछार में अपने आप को झोंक दिया करते थे और अपने सैनिकों के साथ मिलजुल के रहते थे, रूखा सूखा भोजन तक खाते थे। इस तरह के मतलब हमारे जो बालाजी जो बाजीराव थे फर्स्ट, ठीक है, उनका ये जीवन चरित्र है और उनके बारे में हमने आपको डिस्कस किया। थैंक यू, धन्यवाद।